हेलो एवरीवन। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 9 जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आधा पार्ट कराया है, उसको पहले देख लेना, फिर ये वीडियो देखना। और अगर आपको वीडियो और मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करो लोगों के साथ, और सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, मुझे अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। रिटर्न्स टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अगर ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। ये शॉर्ट रन के दोनों थियोरीज हैं, यानी कि शॉर्ट रन की ही हम बात करेंगे, शॉर्ट रन में ही पढ़ेंगे, लॉन्ग रन आपके सिलेबस में नहीं है। तो रिटर्न्स टू फैक्टर, नाम से देखो क्या पता चल रहा है। फैक्टर मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, उनसे क्या रिटर्न आ रहा है। रिटर्न मीन्स आउटपुट क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, उसको स्टडी करना है। या इसका एक और नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ यानी नियम, किस चीज़ का, वेरिएबल यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स की बात की है यहाँ पे। अभी आप हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रपोर्शन मतलब किस प्रपोर्शन में हम वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करें कि हमारे जो रिटर्न्स हैं या आउटपुट है वो, उनमें क्या चेंज आता है। तो इसको पढ़ना है, इस थ्योरी को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो नाम हो गया, अब आगे चलते हैं इस थ्योरी में है क्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन मैं आप रीड नहीं करूँगी क्योंकि अभी रीड किया तो समझ नहीं आएगा। पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि ये पूरा लॉ है क्या, उसके बाद हम इनको रीड करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। से समझते हैं पूरे लॉ को। तो मान लेते हैं ये पूरा एक बिजनेस फर्म है, एक कंपनी है, जिसमें ये लैंड है, ज़मीन, ये कुछ बिल्डिंग है जहाँ पे काम हो रहा है, कुछ केबिन्स बने हैं, पूरा सेटअप जो आप इमेजिन कर सकते हो। मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपकी कंपनी है, तो यहाँ पे पूरे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं ये, लैंड, बिल्डिंग एंड यहाँ कुछ मशीनरी लगी हुई है, मान लेते हैं कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा आपका फिक्स्ड फैक्टर है जो कि फिक्स्ड है, एक बार आपने सेटअप कर दिया। अब आप वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करोगे, यानी वेरिएबल फैक्टर को लेकर आओगे। वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो इंसान हो सकते हैं, जो वर्कर्स जो काम करेंगे यहाँ पे, वो इस फिक्स्ड फैक्टर को यूज़ करके प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी मान लो इस यूनिट में जो भी ये फिक्स्ड फैक्टर है, जितने भी ये ज़मीन है, बिल्डिंग है, रूम्स हैं, इन सब में 100 लोगों के काम करने की स्पेस है। ठीक है, 100 पीपल कैन कंफर्टेबली वर्क इन दिस कंपनी, राइट। अभी यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर्स है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बात समझाना चाह रही हूँ। फिक्स्ड फैक्टर ये रहा एक कॉलम में, ये वेरिएबल फैक्टर है, ये आपका आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन, और ये आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट। इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। फिक्स्ड फैक्टर हमने एक बार फिक्स कर दिया तो वो फिक्स ही है, क्योंकि हम शॉर्ट रन में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, शॉर्ट रन मतलब 1 साल से कम टाइम, जिसमें हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं जो भी फिक्स्ड फैक्टर है वो एक यूनिट है, तो एक ही है हर बार थ्रू आउट। ठीक है, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर को हम इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, राइट। तो फर्स्ट केस में मान लो कोई भी वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड नहीं है, यानी एक भी बंदा यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो आप खुद सोचो, फिक्स्ड फैक्टर है हमारे पास, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सब लगी हुई है, लेकिन लोग नहीं है, तो कोई प्रोडक्शन होगी नहीं होगी, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब अगला देखो, मैंने फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर कुछ थोड़ा सा एम्प्लॉय किया, यानी कि कुछ लोग बुलाए काम करने के लिए, तो यहाँ पे 10 लोग आके काम करने लग गए। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया, वन वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन क्या होगी, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब कुछ बनने लगेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो 10 की मान लो टोटल प्रोडक्शन बढ़ गई, 0 से 10 चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी। अब मैंने देखा यार प्रोडक्शन तो अच्छी जा रही है, तो अब मेरे पास जगह भी है, 100 लोगों तक के को एम्प्लॉय करने की जगह है, तो मैंने और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, एक से और 2 कर दिया। तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन फिर बढ़ेगी और अब और ज़्यादा बढ़ेगी। तो लेट्स से 30 हो गई, मान लो मैंने 50 लोगों को एम्प्लॉय कर दिया इस बार, तो टोटल प्रोडक्शन देखो और बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा अच्छा अभी और भी गुंजाइश है मेरे पास, तो 100 लोगों की जगह है, मैंने 80 लोग एम्प्लॉय कर दिए, तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। मान लो 45 हो गई, फिर 3 से फिर 4 कर दिया। ये एक तरह से मैं एक रेशियो ले रही हूँ कि मैं बढ़ा रही हूँ कंटिन्यूसली। इस 0 1 2 3 4 का मतलब क्या है, वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, एक 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 यूनिट बढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो
ये 3 से फिर 4 हुआ। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोगों की जगह थी, 100 लोग पूरे एम्प्लॉयड है। अब प्रोडक्शन क्या है, फिर से बढ़ेगी, 50 हो गई प्रोडक्शन मान लो, ठीक है, 50 या 52 की प्रोडक्शन चल रही है। अब ये अपनी फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन हो रही है। 100 लोगों की जगह थी इस यूनिट में काम करने के लिए और 100 लोग हैं यहाँ पे। तो अब ये जो प्रोडक्शन हो रही है 52 की, ये ऑप्टिमम लेवल है, मतलब इससे ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी जगह थी उतने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लो आपको लगता है कि यार 100 की बजाय हम और लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, जैसे कि 100 तो ठीक है, 100 लोग तो हैं, मैंने 20 और बुला लिए। मैंने बोला अब सब लोग और 20 लोग और काम करो। तो अब ये 20 लोग भी प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन ज़रूर करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जितने मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम मतलब प्रोडक्शन कर सकते थे, जितना हमारी रिसोर्स यूज़ हो सकती थी, वो यूज़ हो रही है अपने मैक्सिमम लेवल पे। अब लोग बढ़ जाएंगे, लोग यहाँ पे आ तो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन तो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है, तो वो और नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं एक लिमिट के बाद वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करूँगी तो मेरी प्रोडक्शन पे अब कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। अब फिर से मैंने क्या किया, मैं नहीं मानी और मैंने और लोगों को बुला लिया, 30 लोग और बुला लिया। अब 150 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे इस फर्म में, 150 लोग मिलके काम करेंगे, जगह 100 की है। अब होगा क्या, इन 100 को, जो पहले 100 काम कर रहे थे, उनको परेशानी होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी, कंजेस्टेड हो जाएगी जगह, स्पेस नहीं मिलेगी, इरिटेशन भी होगा, क्योंकि इतनी लोगों की जगह नहीं है जितने लोग आ गए हैं। इनको काम करने में क्लैशेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा ये आपस में, मतलब आपस में झगड़ा वगड़ा तो चलो होगा ही। इसके अलावा इनको काम में क्लैरिटी भी नहीं आएगी कि क्या काम किसको करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर लोग हो गए हैं। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो करेगा ये चीज़। तो होगा क्या, प्रोडक्शन जो है हमारी मैक्सिमम चल रही थी, अब वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी, मतलब कम होने लगेगी। 52 पे थी 48, क्योंकि कुछ ये जो ऑलरेडी 100 लोग काम कर रहे थे, इनके काम पे, इनकी एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, कम हो गई प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इससे आगे और जाएंगे तो और कम होगी, और बढ़ाते जाओ तो ये तो और नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा, तो और कम होती जाएगी टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, ज़ीरो कभी नहीं होगी प्रोडक्शन। किसी कंपनी में लोग भी हैं और वहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर्स भी हैं, तो प्रोडक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी टोटल प्रोडक्शन, लेकिन कम कम हो जाएगी, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। राइट, अब इसको ध्यान से समझना, ये हो क्या रहा है। थोड़ा सा टाइम इसको समझाने में लगा ज़रूर है, लेकिन अब आपको पूरा का पूरा थ्योरी समझ आ जाएगा। देखो, फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखा, ठीक है, शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं हम, फिक्स्ड फैक्टर को हमने सेम रखा है, देयर इज़ नो चेंज इन फिक्स्ड फैक्टर, वी आर ओनली चेंजिंग और इंक्रीजिंग और एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हम एक एक यूनिट को बढ़ा रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की, और क्या देखते हैं, टोटल प्रोडक्शन जब ज़ीरो वेरिएबल फैक्टर था तो ज़ीरो थी, जैसे ही वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय किया टोटल प्रोडक्शन बढ़ गई, फिर और एम्प्लॉय किया तो टोटल प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ चाहिए थे काम करने के लिए। ठीक है, कम थे, चाहिए थे, इसलिए प्रोडक्शन में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। अब एक लेवल आया जब प्रोडक्शन के लिए ये जो वेरिएबल फैक्टर है काफ़ी तरह, मतलब जितना चाहिए था उतना पूरे हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 की कैपेसिटी थी, 80-100 काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। देखो यहाँ 10 से 30 हुआ, ज़्यादा ग्रोथ हुआ, फिर दोबारा ग्रोथ तो हुआ लेकिन उतना नहीं, अब 15 का ग्रोथ हुआ, फिर यहाँ पे देखो सिर्फ 7 ही ग्रो किया, क्योंकि अब कैपेसिटी पूरी होने लगी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेवल ऐसा आया, ये हर कंपनी में ये लेवल आता है कि जितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है उतने काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रही है। तो टीपी जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, पहले पहले टीपी तो बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, फिर थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, घटते हुए रेट से बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक लेवल के बाद अगर हम फिर भी वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते रहे तो टीपी सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, फिर भी हम नहीं माने और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहे तो टोटल प्रोडक्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट शो करने लगेगा, लोगों का आपस में क्लैशेस होंगे, ये सब मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा। तो इस लॉ के हिसाब से फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखकर वेरिएबल फैक्टर को अगर हम बढ़ाते रहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर में कोई चेंज नहीं करते, तो टोटल प्रोडक्शन पहले तेज़ी से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर
डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। ये टीपी इस तरह से काम करता है। अब इसी बात को देखो कैसे लिखना है और ये लिखा हुआ कैसे समझना है वो देखते हैं। It states that when we increase the quantity of only one input, keeping the other inputs fixed, सिर्फ एक इनपुट यानी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बाकी इनपुट को फिक्स्ड रखकर, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली मतलब शुरुआत में टोटल प्रोडक्ट जो है शुरू में इंक्रीज होगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर घटते हुए रेट से बढ़ेगा तो सही लेकिन घटते रेट से, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट। एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, और फिर नेगेटिव रेट से बढ़ेगा यानी कि ऑब्वियसली कम होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अब ये लॉ कब कब वैलिड है, कब कब ये काम करेगा, जो हम बात बोल रहे हैं ये कब कब होगा, उसकी कुछ एजम्पशंस हैं, यानी हम जब ये सिचुएशन को मान के चलेंगे तभी ये वैलिड होगा। कौन कौन सी सिचुएशन है? पहला, इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट टर्म, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम जो भी ये पढ़ रहे हैं लॉ, ये शॉर्ट टर्म में है। अगर ये लॉन्ग रन में होता तो फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो जाते। देखो इधर ध्यान से, हमने फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखा था। अगर ये लॉन्ग रन में होता तो ये हम तो मशीनरी भी नहीं ले सकते थे, हम लैंड बिल्डिंग सब चेंज कर देते, तो ये चेंज होता तो टोटल प्रोडक्शन में अपने आप डिफरेंस आता, ठीक है। तो हम लेकिन मान के चल रहे हैं कि हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स फैक्टर है, जिसमें से फिक्स्ड जो है कांस्टेंट है। नेक्स्ट, डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की अलग अलग यूनिट्स को हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल फैक्टर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल। तो हम कुछ भी बढ़ा रहे हैं, हम मान के चलते हैं हम वेरिएबल फैक्टर में से कोई भी एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखकर, ठीक है, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। देखो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन ही तो है, एक फिक्स फैक्टर और जीरो वेरिएबल फैक्टर। एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोड्यूस करेगा? इतना। एक फिक्स फैक्टर और दो वेरिएबल फैक्टर कितना प्रोडक्शन करेंगे? इतना। तो एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन कर सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। लॉ इज अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये लॉ सिर्फ प्रोडक्शन के केस में ही वैलिड है, ये लॉ कंजम्पशन या डिमांड और इन सब के लिए नहीं है, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है कांस्टेंट रहेगी, यानी टेक्नोलॉजी में इस लॉ के दौरान कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपने फिक्स्ड फैक्टर यानी कि जो मशीनरी आपने लगाई हुई है अपने यूनिट में वो एकदम से आपने अपग्रेड कर दी बीच में, तो प्रोडक्शन में तो चेंज आ जाएगा। तो बीच में टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो शुरू में जैसी थी थ्रू आउट द थ्योरी वैसी रहेगी। नेक्स्ट आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद ये जो दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स्ड और वेरिएबल, ये एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर बार फिक्स्ड फैक्टर को चेंज ना करें और वेरिएबल फैक्टर को ही बदलते जाएं। जैसे मान लो मुझे मशीन खरीदने की ज़रूरत है, तो मशीन खरीदने की बजाय मैं 10-15 लोगों को और एम्प्लॉय कर रही हूँ, तो एक लिमिट तक तो ये चल जाएगा, लेकिन फिर से मुझे मशीन की ज़रूरत है और मैंने फिर से 15 लोग और एम्प्लॉय कर लिए, 30 लोग एम्प्लॉय कर लिए, मशीन नहीं खरीद रही हूँ, तो ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, काम ऐसा नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे ही थोड़ा और क्लैरिटी से समझना है, तो मान लो मुझे स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है, स्पेस एरिया ये बढ़ाने की ज़रूरत है अपने बिजनेस में, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं रॉ मटेरियल खरीदे जा रही हूँ, यानी वेरिएबल फैक्टर खरीदे जा रही हूँ फिक्स्ड फैक्टर, ज़रूरत फिक्स्ड फैक्टर बढ़ाने की, लेकिन मैं हमें रॉ मटेरियल फ्यूल और मंगा रही हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ क्यों नहीं रही। तो कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक दूसरे की जगह पर यूज़ नहीं किए जा सकते एक लिमिट के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑल द वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट हैं, ये मान के चल रहे हैं। जैसे कि हमने वेरिएबल फैक्टर सारे जितने भी ये फ्यूल, आपकी लेबर, इन सब को हमने एक यूनिट मान लिया, ठीक है, ये सब इक्वली एफिशिएंट है, एक ही कैटेगरी मान के चल रहे हैं और उनको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कर रहे कि वेरिएबल फैक्टर में रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है या आपका फ्यूल इंक्रीज कर रहा है, ऐसे नहीं। वेरिएबल फैक्टर को हमने एक मान लिया है और इक्वली एफिशिएंट है, ये एक दूसरे के मतलब जितना काम रॉ मटेरियल करता है सेम वही काम, ये हम मान के चल रहे हैं इस थ्योरी को पढ़ने के लिए, ये सेम इक्वली एफिशिएंट है सारे वेरिएबल फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं,
द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी इजीली डिटरमाइंड। हम ये मान के चलते हैं कि आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वेरिएबल फैक्टर की वजह से वो हम इजीली पता लगा सकते हैं। देखो ऐसा वैसे होता नहीं है कि मैं वेरिएबल फैक्टर चेंज कर रही हूँ और आउटपुट मुझे क्लियरली पता चल रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं ये थ्योरी को, इस बात को समझने के लिए कि हम ये टोटल प्रोडक्शन जो है इसका पता लगा सकते हैं कि वेरिएबल फैक्टर को इतना 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 बढ़ाने पर कितना कितना का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये समझा भी चुकी हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं। फिक्स्ड फैक्टर देखो यहाँ पे सेम था, हर बार एक 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 है, फिक्स्ड फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वेरिएबल फैक्टर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ा, फिर और तेज़ी से बढ़ा, फिर थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ा, फिर एक कांस्टेंट लेवल पे आ गया, फिर सेम रहा और फिर कम हो गया। अब इसी से हम एमपी अगर डिराइव करें, एमपी मैं बता चुकी हूँ कैसे आता है, आप दोनों का डिफरेंस निकालते रहो और ये एमपी का कॉलम आपको मिल जाएगा। तो एमपी के साथ क्या होता है देखो ध्यान से, जब टीपी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बात अभी बोल रही हूँ, ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, टीपी और एमपी का रिलेशन बताओ या टीपी और एमपी में क्या कैसे काम करते हैं दोनों, कुछ भी आ सकता है। तो जब टीपी जो है वो बढ़ता है तेज़ी से तो एमपी भी बढ़ता है। ठीक है, जब टीपी तेज़ी से बढ़ता है, देखो 10 से 30 हो गया, ये भी 10 से 20 हो गया, ये भी बढ़ेगा। फिर जब टीपी जो है कम तेज़ी से बढ़ता है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम तेज़ी से, तो एमपी कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ और कम तेज़ी से बढ़ा तो एमपी और कम हो गया, 15 से 7 हो गया। फिर जब टीपी कांस्टेंट हो जाता है, कोई चेंज नहीं आता, तो एमपी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि एमपी का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो जब कोई चेंज नहीं आया तो एमपी जो है ज़ीरो हो गया। फिर अगर टीपी जो है कम होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है, तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो एमपी जो है इकलौता ऐसा है जो ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। टीपी कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा, टोटल प्रोडक्शन ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, अब इन्हीं दोनों चीज़ों को अगर मैं ग्राफ में बनाऊं तो आपको देखो कैसे बनाना है। आपको एमपी और टीपी दोनों के ग्राफ ऊपर नीचे बनाने हैं इस तरह से, जिससे आप उनका कनेक्शन या रिलेशन दिखा सको। तो सबसे पहले ऊपर वाला ग्राफ हमारा टीपी का ग्राफ है। देखो टीपी जो है तेज़ी से पहले बढ़ेगा, इनिशियली जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर ऊपर तो जाएगा लेकिन थोड़ा कम रेट से, उसके बाद एक पीक ले लेगा, पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा और फिर नीचे गिरने लगता है, डिक्लाइन करता है। तो जैसा हमने यहाँ पे टेबल में नंबर्स लिखे हैं उसी तरह से मैंने ग्राफ बनाया है। एमपी के साथ क्या हो रहा है, एमपी देखो शुरू में बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर कम होने लगता है, फिर ज़ीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव में चला जाता है। तो ये एक्स के नीचे नेगेटिव एक्सिस में भी जाएगा। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखो, जिस टाइम टीपी बढ़ रहा है उस टाइम एमपी भी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी फेज़ में, इसको कहते हैं फेज़ वन। ठीक है, और फेज़ वन का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं हमें इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए आते हैं, यानी हमारी जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही होती है। ठीक है, फेज़ वन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसमें क्या होता है, टीपी भी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और एमपी भी बढ़ रहा होता है। फिर टीपी जो है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, यानी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता तो है लेकिन कम रेट से, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। और उस टाइम एमपी के साथ क्या होता है, एमपी जो है डिक्लाइन करने लगता है, गिरने लगता है, नीचे जाने लगता है। ठीक है, तो ये है फेज़ टू, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब रिटर्न्स आ तो रहे हैं, आउटपुट बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से, डिमिनिशिंग, घटते हुए रेट से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब टीपी जो अपनी पीक पे पहुंच जाता है, हाईएस्ट पहुंच जाता है, उस टाइम पे एमपी ज़ीरो होता है। ठीक है, जिस टाइम पे, अब ये जब आप बनाओगे ध्यान रखना, जब टीपी बिल्कुल हाईएस्ट है उसी टाइम आपको एमपी को ज़ीरो करना है। ठीक है, अब ये जो टीपी है उसके बाद क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, नीचे जाता है। जब टीपी डिक्लाइन करता है तो एमपी जो है नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो इस थर्ड फेज को, इस तीसरे फेज को कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम जितना ज़्यादा फैक्टर्स और एम्प्लॉय कर रहे हैं, अब हमें रिटर्न जो है नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि हमारा जो पहले का किया कराया काम था वो भी ख़राब हो रहा है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, या मार्जिनल प्रोडक्ट जो है नेगेटिव में जा रहा है। तो ये फेज़ थ्री है, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर फेज़ वन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर फेज़ टू,
एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर फेज 3। अब यहाँ पे मैंने यही जो आपको समझाया यही लिखा हुआ है, इसमें आपको बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखना है। क्यू पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से टीपी जो है तेज़ी से बढ़ने से चेंज होके अब वो कम तेज़ी से बढ़ता है, यानी अपना रेट चेंज करता है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या जब एमपी हाईएस्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, वही लिखा है मैंने। अब हम देखते हैं रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी कि जो लॉ हमने अभी पढ़ा है इसके रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है। तो पहला है रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों आता है? इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है, यहाँ पे टेबल देखो, जब भी हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें अच्छा खासा इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों देखने को मिलता है। ये 10 से 30 तक की देखो, पहले 0 से 10 हो गया, 10 से 30, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग रिटर्न फेज कहते हैं। ये क्यों देखने को मिला? पहला रीज़न है उसका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। हमारे पास कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स थे, यानी कि हमारे पास ये फिक्स्ड फैक्टर्स थे, ये पहले यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, यानी वेरिएबल फैक्टर उतने थे ही नहीं या ज़ीरो थे, तो ये यूटिलाइज ही नहीं हो रहे थे। अब क्या हुआ, जब लोग आए, वेरिएबल फैक्टर आए, तो इन पे काम होना शुरू हुआ, यानी फिक्स्ड फैक्टर जो है यूटिलाइज होना शुरू हुए, तो इसीलिए हमें इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलता है। अगला, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो ये वेरिएबल फैक्टर है ना, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब है जब जब देखो, पहले यहाँ पे कोई भी लोग काम नहीं कर रहे थे, उसके बाद कुछ लोग काम कर रहे हैं, फिर कुछ और लोग काम कर रहे हैं, तो जब लोग आपस में बहुत टीम्स बनती हैं तो उनकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। प्लस उनके पास फिक्स्ड फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि मान लो मशीनरी है प्रॉपर काम करने के लिए, काफ़ी मशीनरीज हैं, काफ़ी पूरा सेटअप है, और लोग कम हैं, तो थोड़े भी लोग अगर आ रहे हैं ना तो उनकी एफिशिएंसी और बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है वेरिएबल फैक्टर की, इसीलिए टोटल प्रोडक्शन जो है तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट है इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर जो भी हैं वो इनडिविजिबल है, यानी कि डिवाइड नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है, जितने भी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, यानी कि बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक पूरी बिल्डिंग है तो उसमें अगर 50 लोग काम कर सकते हैं, तो 20 में ऐसा नहीं हो सकता अगर हमारे पास लोग 20 हैं तो हम उस बिल्डिंग को आधा डिवाइड कर दें, 20 आधी बिल्डिंग अलग कर दें, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। एक मशीन है, एक मशीन में अगर 10 लोग काम कर सकते हैं तो 10 ही चाहिए। ठीक है, वो एक प्रपोर्शन है, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का एक प्रपोर्शन है, उस प्रपोर्शन में ही चीज़ें चाहिए, कॉम्बिनेशन वैसे ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास 10 ही लोग हैं और मशीनरी जो है 50 के लिए है, तो हम इन 50 जो मशीनरी है उनको डिवाइड कर दें और 10 को दे दें। इस तरह से मतलब फिक्स फैक्टर्स को हम बिल्डिंग को, लैंड को, मशीनरी को डिवाइड नहीं कर सकते अगर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर कम है तो। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर बढ़े, जैसे ही बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो फिक्स्ड फैक्टर जो है अच्छे से यूज़ हो पाता है, यूटिलाइज हो पाता है, क्योंकि वो डिवाइड तो कर नहीं सकते। तो हमें वेरिएबल फैक्टर जब हम बढ़ाते हैं तो ये अपनी एफिशिएंसी और बढ़ा देता है, यानी फिक्स्ड फैक्टर पूरी तरह से काम पे लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रीज़न फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब यहाँ पे रिटर्न तो आ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग आ रहा है, यानी घटता हुआ आ रहा है। ये कब है, ये देखो, 10 से 30 हुआ, ये तो 20, यहाँ पे 20 बढ़ा, लेकिन 20 से 45, 45 से 52, यहाँ सिर्फ 15 बढ़ा और यहाँ सिर्फ 7 ही बढ़ा। ये जो कम ग्रोथ हो रही है, डिमिनिशिंग, घटती हुई ग्रोथ है, इसका रीज़न है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। यानी कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे ना, फिक्स्ड और वेरिएबल, ये एक कॉम्बिनेशन पे ही काम कर सकते हैं। अब वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे पहुंच चुके हैं, तो अब अगर मैं वेरिएबल फैक्टर, एक ही फैक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाऊंगी, तो जो है प्रोडक्शन हमारी इतनी खास फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे पहले पड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे पहुंच चुके हैं, यानी जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकता था अच्छी खासी प्रोडक्शन के लिए, उस पर हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। जो ये फिक्स्ड फैक्टर्स है ना, इनकी अब ओवर यूटिलाइजेशन होने लगी है, यानी कि लोग काम करने के लिए थे 50, इस पे जो आराम से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय कर दिया और अब काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जितने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए जो है रिटर्न जो है आ तो रहा है लेकिन कम आ रहा है। इसके अलावा इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट मतलब वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह पर पूरी तरह से रिप्लेसमेंट में काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता
कि आपको ज़रूरत हो, मान लो एक बिल्डिंग की, और आप एम्प्लॉय करे जा रहे हो, आप फ्यूल खरीदे जा रहे हो या रॉ मटेरियल और खरीदे जा रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे की जगह में यूज़ नहीं हो सकते। अगर आपको वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप उस टाइम वेरिएबल फैक्टर को ही इंक्रीज़ करोगे। अगर आपको फिक्स फैक्टर बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप फिक्स फैक्टर, लैंड, मशीनरी ही खरीदोगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे की जगह पर यूज़ नहीं किए जा सकते। इसीलिए एक लेवल के बाद अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते रहेंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न जो है देखने को नहीं मिलेगा। रिटर्न जो है हमारा डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, घटेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स, अब जो आखिरी वाली जो स्टेज है ना, ये आखिरी वाली स्टेज, इसमें देखो 52, यहाँ पे तो 0 रिटर्न आया, उसके बाद 0 के बाद सीधा 48 कम हो गया, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, नेगेटिव रिटर्न। ये जो लास्ट फेज है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड है, यानी कि उनको हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। हमने एज्यूम किया था हमारे इस लॉ में कि हम फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखेंगे और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे। तो फिक्स्ड फैक्टर सेम है तो वो एक एक लेवल तक ही तो प्रोडक्शन कर सकता है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता। तो अगर उसके आगे भी हम वेरिएबल फैक्टर के थ्रू उसको ले जाने की कोशिश करें, फिक्स फैक्टर को यूज़ करने की कोशिश करें, तो जो है हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, बहुत बेकार कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो आपने प्रपोर्शन सेट किया हुआ है, यानी कि एक फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर जो है 50 है, तो ये अच्छा वो रेशो नहीं है। इससे हमारी जो रिसोर्स हैं वो वेस्ट भी जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, एफिशिएंसी कम होगी। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये आप समझ ही गए होंगे, जितने वेरिएबल फैक्टर उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स जो है उनके लिए कम है, यानी किसी को मशीन काम करने को नहीं मिलेगी, किसी को स्पेस नहीं मिलेगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगी, किसी को कुछ। तो यहाँ हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये जो है इसी लॉ का, जो हमने अभी पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसी का एक छोटा पार्ट है जिसमें हम सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी सेकंड फेज की बात करेंगे। डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला जो सेकंड फेज है ना, उसी की बात करेंगे। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स्ड फैक्टर, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। तो ये वही चीज़ है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, बाकी फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड रख के सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम उस एमपी को बनाएं, देखो यूजुअली एमपी पूरा ऐसे होता है, ऐसे 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 जाता है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी सेकेंड फेज वाला एमपी बना रहे हैं, तो सिर्फ इतना पार्ट बनाएंगे। ठीक है, नीचे जाता हुआ, नीचे गिरता हुआ। टेबल भी वही सेम है, आप हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिक्स फैक्टर फिक्स्ड रहेगा, वेरिएबल चेंज होगा, टोटल प्रोडक्शन पहले तेज़ी से बढ़ेगी, फिर कम तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसे ही एमपी क्या होगा, एमपी एक ऊपर हाईएस्ट नंबर से शुरू होकर कम होगा, कम होगा, कम होगा। सिर्फ कम वाला ही फेज़ दिखाना है, नेगेटिव वाला फेज़ भी नहीं दिखाना, और जब ये तेज़ी से बढ़ रहा था इनिशियल, वो भी नहीं दिखाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, तो आप क्या करोगे? टीपी और एमपी का ऐसे शेड्यूल बनाना है, टेबल बनाना है, और उसी का ग्राफ बना के इसको एक्सप्लेन करना है। टीपी कब तेज़ी से बढ़ता है और एमपी के साथ उस टाइम क्या हो रहा होता है, फेज़ 1 क्या है, फेज़ 2 क्या है। टीपी जब नीचे जाता है यानी डिक्रीज़ होता है तो एमपी भी नेगेटिव हो जाता है। टीपी जब हाईएस्ट होता है तो एमपी 0 होता है। ये सब आपको समझाना है थ्रू शेड्यूल यानी कि टेबल एंड ग्राफ। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप एपी का कॉलम बनाओगे। एवरेज निकालना है तो एवरेज जो भी टोटल प्रोडक्शन है उसको डिवाइड करते जाओ, वेरिएबल फैक्टर से, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते जाओ, आपके पास एवरेज का आपको कॉलम मिल जाएगा। एवरेज जब आप यहाँ पे प्लॉट करोगे ग्राफ, तो एवरेज का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से तेज़ी पहले ऊपर बढ़ता है फिर नीचे जाता है, लेकिन एमपी से कम ग्रो करता है। एमपी देखो ऊपर तेज़ी से ऊपर जा रहा है, एपी थोड़ा नीचे ही है। ठीक है, और डिक्लाइन भी एमपी से कम करता है। एमपी तेज़ी से नीचे भी जाएगा, एपी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे जाएगा लेकिन कम। ठीक है, तो आपको यही जो बात मैंने अभी हिंदी में बोली है यही इंग्लिश में लिखना है कि पहले एपी, जब एमपी जो है तेज़ी से बढ़ रहा होता है, फिर एपी कम तेज़ी से बढ़ता है,
फिर एक टाइम पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। यही टेबल में हो रहा होगा, आप देखना। और जब AP जो है डिक्लाइन होता है तो MP और तेज़ी के रेट के साथ डिक्लाइन होता है। MP नेगेटिव एक्सिस में भी पहुंच जाता है, ज़ीरो भी हो जाता है। AP ज़ीरो भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये शेड्यूल बनाना है और ये ग्राफ बनाना है। आई होप आपको अब ये चैप्टर समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बस आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे थोड़ा ध्यान देना है। आपको बाकी सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। न्यूमेरिकल कैसे, TP AP और MP निकालने वाले मैंने 3 फॉर्मूले समझाए हैं आपको। उन तीनों से मेरे ख्याल से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ ही गया होगा। नहीं आया है तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको न्यूमेरिकल की वीडियो में समझा दूंगी। जब मैं न्यूमेरिकल स्पेशली न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगी तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे।